इस फिसाद के नाकाम होने की असल वजह ये इत्तेहाद था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। हाँ, जिसको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। हाँ। टू बेलडंगी बाहर जाके रो रो के जो वीडियो डाल रहा है कि जय चंदों और जिहादियों का इत्तेहाद हो गया, वो बोला ना, तो ये जय चंदी भी उन्हीं किसानों को कह रहा है, गैर मुस्लिम किसानों को, और मुसलमानों को जिहादी ये लोग कहते ही हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा मैं पार्लियामेंट की और मोदी सरकार की, और खास तौर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। मानसून का इजलास खत्म हो गया, बल्कि हंगामे की नजर हो गया। और कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की, 2 घंटे 8 मिनट करीब वो बोले, लेकिन क्या बोले, किस पर बोले, क्या मसले को उठाया, बल्कि अपोजिशन तो कह रही कि ऐसा लग रहा था जैसे वो राजनीतिक भाषण दे रहे। इसके बावजूद आइए हम बात करेंगे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो कि माहिर सियासियात हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर पीएम जो है वो क्यों सियासी एजेंडे से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों एक प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं बोल रहे। और इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे नूह और हरियाणा और मणिपुर पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। ये पीएम का पार्लियामेंट में, क्या आपको याद है कि कोई 2 घंटे 8 मिनट की तकरीर पार्लियामेंट में इस तरीके से हुई हो और मौजू पर न रही हो? क्या लगा आपको? देखिए, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जब थे तब से मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशंस को मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। कोई भी शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन मिस नहीं हुआ। इस दौरान 12-13 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, और वाजपेयी जी के ज़माने में भी 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए थे। एक में 13 दिन की सरकार थी, एक में 13 महीने की सरकार थी, वो भी मैंने सुने हैं। तो और दोनों में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब थे तो दोनों मर्तबा उन्होंने 20 मिनट से ज़्यादा तकरीर नहीं करी। हार्डली 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। देवेगौड़ा की भी मैंने तकरीर सुनी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आई के गुजराल की भी सुनी थी। कोई भी आधे पौने घंटे से ज़्यादा बोला नहीं। और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात की, जितनी भी बात की। लेकिन ये मैंने 3 दिन लगातार ये डिबेट सुनी है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो अपोजिशन की तरफ से जो कुछ कहा जाता रहा उसमें उसका कोई जवाब ट्रेजरी बेंचेस ने नहीं दिया, सिवाय इसके कि अमित शाह जी ने होम मिनिस्टर होने के नाते मणिपुर पर बात की और कुछ सफाइयां दी। लेकिन इनके बाकी जितने मिनिस्टर्स बोले, चाहे वो निर्मला सीतारमण बोली हो, चाहे स्मृति ईरानी के बारे में मैं क्या कहूँ जिस अंदाज से वो बोली हैं, चाहे किरण रिजिजू बोले हैं, चाहे फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले हैं, और जो एक और साहब कृष्ण दुबे साहब जो बोले, मुझे हैरत हुई कि ये लोग ट्रेजरी बेंचेस में हैं और ये लोग 9 साल से मिनिस्टर्स हैं। क्या इनको मालूम नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के मानी क्या होते हैं और किस मौजू पे अपोजिशन अटैक कर रहा है? तो अपोजिशन का जवाब देने की बजाय आप ये गिना रहे हैं कि हमारी सरकार ने 9 साल में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। बस जो नहीं हुआ और जिस पर ऐतराज हो रहा है उस ऐतराज का जवाब नहीं है आपके पास कोई भी। आप सिर्फ गिरा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। और फिर वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की, मैंने तो उसी वक्त जब वो तकरीर चल रही थी, मैंने 1 घंटा तो सब्र से सुना कि अब शायद वजीर आजम मौजू पे आने वाले हैं, अब शायद प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पे कोई बात करेंगे, अब शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो बातें उठाई गई नहीं, तो इतनी घबराहट क्यों ये? लेकिन वो तो ऐसा लग रहा था किसी इलेक्शन रैली में बोल रहे हैं। ही इज नॉट इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की तकरीर का एक अलग डिकोरम होता है, उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, उसका एक अलग अंदाज होता है। आप वही नारे लगवाने वाला अंदाज जो कश्मीर, जो आप इलेक्शन रैली में नारे लगवाते हैं, जो आप कर्नाटक में खड़े होकर बजरंग बली की जय का नारा लगा रहे थे, काइंड ऑफ कांग्रेस के खिलाफ नारे, पर्सनल अटैक राहुल गांधी के ऊपर, ये वजीर आजम की तकरीर ही नहीं थी कहीं से कहीं तक। और फिर 2.25 घंटे आप तकरीर किए जा रहे हैं, और जिस मौजू पर एतराजात किए गए वो तो मणिपुर था। उस पर आपने ये कह के बात खत्म कर दी कि साहब वो तो कल वजीर दाखिला ने जवाब दे दिया। मैं अच्छा, मुझे सच पूछिए तो पहले से इस बात का शुबा था कि वजीर आजम दुनिया भर की लंतरानी कहेंगे, मणिपुर पे बोलेंगे ही नहीं।
और आप देखिए कि जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया हाउस से 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद, तो जाते हुए उनको देखकर वजीर आजम ने कहा मणिपुर पे कहे जा रहे हैं तो बोल दिए अमित शाह जी, कल 2 घंटा बोल दिए, और क्या मैं बोलूंगा। ये कह के उन्होंने, भाई आप एक जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं? जो मणिपुर की 3 महीने से खाना जंगी बपा है, टोटल अनरेस्ट है, नहीं, ये नॉन होम मिनिस्टर सीरियसनेस का डॉक्टर साहब दिलचस्पा क्यों है, क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि सीरियसली मेरे ख्याल से तो स्टार्ट तो पीएम को मणिपुर से करना चाहिए था। यही मुतालबा था असल में। तो एक सेंसिटिविटी है। मणिपुर देखिए, जहां 3 महीने से एक वायलेंस चल रहा है, जो आज राहुल गांधी ने कहा कि मैटीज के इलाके में उन्होंने कहा कि कुकीज आएंगे तो हम मार डालेंगे, और कुकीज के इलाके में उन्होंने कहा मैटीज कोई आया तो हम मार डालेंगे। ये तो एक छोटी सी रियासत, जो पहाड़ का एक हिस्सा है, एक मैदान का हिस्सा है, एक में कुकीज हैं, एक में मैटीज हैं, उस छोटी सी रियासत को आपने वाकई 2 रियासत कर दिया क्या? और आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और फिर अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, 3 दिन वहां रह आए, पीस कमेटी बना दी, गवर्नर कह रही हैं वहां की कि हालात काबू में नहीं आ रहे, आर्मी का मुतालबा मुस्तकिल वहां से किया जा रहा है, और आप अपने चीफ मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं ये कह के कि वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। तो अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, आपका कि क्या क्या मतलब कोऑपरेट है? कर रहे हैं? क्या है मतलब, आप क्या चाहते हैं? तो उसी आपके एजेंडा को चीफ मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं। और आपका एजेंडा जब मैं कहता हूं, तो क्या आप आरएसएस से अलग है? क्या आरएसएस के एजेंडा को बीजेपी का चीफ मिनिस्टर सर्व कर रहा है, उसे आप कोऑपरेशन कह रहे हैं? आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, आरएसएस का एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र के तहत बाकी कोई भी कम्युनिटी हो उसको सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ेगा, ये आरएसएस का एजेंडा है। अगर आप ये समझते हैं कि मणिपुर में आरएसएस के इस एजेंडा पर कामयाबी के साथ अमल दरामद हो रहा है, और क्रिश्चियंस को हम आइसोलेट कर रहे हैं और हिंदू मैटीज को हम आइसोलेट कर रहे हैं, और उसमें चीफ मिनिस्टर कोऑपरेट कर रहा है, अगर ये मतलब होम मिनिस्टर का है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती मुल्क की क्या हो सकती है कि आप एक स्टेट को अनरेस्ट और सिविल वॉर में डाल के कहें कि चीफ मिनिस्टर कोऑपरेट कर रहा है। चीफ मिनिस्टर का मतलब ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर मेंटेन करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर अगर उसे मेंटेन नहीं हो रहा तो वो सेंटर से मदद मांगेगा। एक चीज और सेंटर ने भी मदद कर दी। एक चीज और आपसे कि चूंकि पीएम बोल रहे थे पार्लियामेंट में, तो जब पीएम बोलता है तो मेरे ख्याल से सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं वो भी वॉच करती हैं कि क्या बोल रहे हैं। क्या मैसेज गया होगा इससे? नहीं, मैसेज तो पहले ही से बहुत खराब गया हुआ है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में खड़े होके और वहाँ के यूरोपियन यूनियन के मेंबरान ने मणिपुर का नाम लेके, माइनॉरिटीज का नाम लेके, उनके कत्ले आम का जिक्र करते हुए ये इंतबाह दिया है, वार्निंग दी है कि अगर ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन कंटिन्यू रहा तो हमारे यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच ताल्लुकात कशीदा हो जाएंगे। अब ये छोटी बात तो नहीं है बिल्कुल कि यूरोपियन यूनियन ये कहे कि हमारे आपके ताल्लुकात इस बुनियाद पे हो जाएंगे। उधर अमेरिका में एक तरफ तो राहुल गांधी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, मुस्तकिल वहां की एनजीओज बुला रही हैं और जगह जगह राहुल गांधी को लेके फिर उनसे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, और दूसरी जानिब वजीर आजम जाके खड़े हो रहे हैं तो उनको भरी सभा में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आलमी मीडिया के सामने जो बाइडेन की मौजूदगी में उंगली उठा के सवाल कर दिया जाता है वजीर आजम से। तो एक तरफ राहुल गांधी मौजूद है जिनसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा, बल्कि वो वहां सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम ऑफ इंडिया है, नॉट नरेंद्र मोदी। बहैसियत नरेंद्र मोदी हमको 1000 इख्तलाफात मौजूद हैं, बहैसियत भारतीय जनता पार्टी लाखों एतराजात हमारे हैं, बहैसियत आरएसएस हम एक मिनट उन्हें मुल्क में देखना नहीं चाहते, लेकिन बहैसियत वजीर आजम तो हम अपने वजीर आजम को जलील होते हुए नहीं देखना चाहेंगे ना कहीं। बिल्कुल 140 करोड़ भारतीयों का वजीर आजम है, एक काबिल फख्र मुल्क है, एक काबिल फख्र तारीख है, एक काबिल फख्र सकाफत है हमारी। हमको नाज है अपने मुल्क पर, अपनी सकाफत पे, अपनी तहजीब पर, अपनी फिरका वाराना हम आहंगी पे हम नाज करते हैं। लेकिन हमारे जैसे नाजा जन्नत निशां मुल्क का वजीर आजम जो एक काबिल एहतराम ओहदा है, उसको इस तरीके से
खड़े होके ऐवान में उंगली उठाई जाए। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए जिल्लत नहीं है, ये इस मुल्क के वजीर आजम के ऊपर उंगली उठी है। एक चीज और जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल चूंकि बात जैसे कही गई, एक ये कहा गया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो 2 बार आ चुका, 18 में आया और ये अब आया और 28 में फिर आएगा, यानी हम हुकूमत में बने रहेंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कभी कभी जब होता है, एक तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। हाँ, और जब ओवर कॉन्फिडेंस हो तो उसका नतीजा नाकामी की सूरत में जाहिर होता है। तो मुझे यकीन है कि इस बार ये ओवर कॉन्फिडेंस है और मुल्क के अवाम इस तरीके से खुश नहीं रह सकते कि उनका वजीर आज़म मुल्क मुल्क घूमता फिरे और वही मुल्क जो है अपने घर बुला के और पूरे मुल्क के वजीर आज़म की इस तरह बेइज्जती करें। तो मुल्क के लोग इसे समझते हैं। एक चीज और आप देखिए कि नूह जो दिल्ली से सटा हुआ है, मेवात का इलाका, वहाँ जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश की गई और हज़ारों घर वहाँ पे रातों रात जो है वो बुलडोज कर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर क्या आपको लगा कि पार्लियामेंट में उस पर आवाज़ उठी? चाहे जो भी हो, क्या लगा आपको? पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं आवाज़ उठाई, लेकिन वजीर दाखिला ने मणिपुर पे जवाब दिया, नूह पे कुछ नहीं बोले। अपोजिशन की बेंचेस की तरफ से कई लोगों ने बोला है, कांग्रेस के लोगों ने भी बोला है, टीएमसी के लोगों ने भी बोला है, जेडीयू ने भी बोला है और कई पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने भी बोला, इधर आपके अवैसी साहब ने भी बोला, बदरुद्दीन अजमल ने भी बोला, सब लोगों ने बोला नूह को लेके। इन वजीर दाखिला ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पे शर्म आनी चाहिए उनको। नुकसान मुसलमानों का नहीं है, ये बात समझिए। हम तो चीजों को मुल्क के नुक्ताए नजर से देखते हैं, हिंदू और मुसलमान के नुक्ताए नजर से नहीं देखते। आप गौर कीजिए कि गुड़गांव 3000 इंडस्ट्रीज हैं गुड़गांव में, उसमें से 1500 इंडस्ट्रीज सिर्फ टेक्सटाइल की है और जितना लेबर फोर्स है 70% लेबर फोर्स मुसलमान है। और वो 70% लेबर फोर्स जो मानेसर और गुड़गांव और इसके बीच में था, वो या तो वहां से भाग गया डर के, या वो अपने घर में छुप गया है कि पुलिस पकड़ा ना ले मुसलमान देख के। जो सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां की हैं मेवात से, उसने डरा दिया हर एक को, वो अपने काम पे नहीं जा रहा। अब वो जो फैक्ट्री मालिकान है वो उसके घर जा जाके तलाश करके उसके खुशामद कर रहे हैं कि भैया काम पे आ जा, अगले महीने से सीजन शुरू होना है, तनख्वाह बढ़ा दूंगा, सिक्योरिटी दे दूंगा, पुलिस वाले से कह दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से कह दूंगा, काम पे आ जा। तो ये किसका नुकसान? अगर ये 3000 इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो ये नुकसान सिर्फ हरियाणा का नहीं है, पूरे देश का खरबों रुपए का है। जो इन्वेस्टमेंट आता है गुड़गांव के इंडस्ट्रियल हब की वजह से सारी दुनिया से, आप जब देखेंगे काम ही नहीं चल रहा वहां पर तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? तो ये तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का भी इशू हो गया। इन आरएसएस से इख्तलाफ की वजह यह है कि जब आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगा के अपनी नफरत फैला रहे होते हैं और जहर आलूद बीज बो के और जहर की फसलें आप उगा रहे होते हैं, तब आप ये भूल जाते हैं कि ये भारत है और भारत का एक इंटरेस्ट भी है। आप मेवात को 80% मुस्लिम आबादी वाला जिला होने की वजह से टारगेट कर रहे हैं। उसके नतीजे में आपका निशाना दिखाई दे रहा है नूह, लेकिन आपका असल निशाना नूह के बजाय वो जिले हैं हरियाणा के जिनमें छोटी छोटी मुस्लिम आबादियां हैं कि उनको खौफजदा करके वो भगा दे। एथनिक क्लींजिंग वो ये होती है जो हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट ने कहा कि आप जिस गांव में 2-3 घर मुसलमान है उसको डरा के वहां से भगाना चाहते हो, भागेगा नूह में आ जाएगा। तो ये जो नस्ली तत्हीर और है, और इसके जरिए आप फिर बानेसर के इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे, आप गुड़गांव की इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे, आप फरीदाबाद की इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। क्या चाहते हैं आप मुसलमानों के पास खोने को कुछ नहीं है। तो जिसको के पास खोने को कुछ नहीं है उसको किसी चीज का डर नहीं है। जो कुछ खोना है आप ही को खोना है, और जो कुछ खोना है आपकी इन बदमाशियों के नतीजे में मुल्क को खोना है। ये मुल्क के साथ गद्दारी है जो आप एक आखिरी सवाल ये, और यही काम जो नूह में आप कर रहे हैं मुसलमानों के साथ एग्जैक्टली ये, बल्कि इससे ज्यादा खतरनाक आप मणिपुर में कर रहे हैं।
वहां भी तो आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। आप क्रिश्चियंस को उस पहाड़ी इलाके से निकालना चाहते हैं, जिसे जमीन को छीन के और वहां से भगा के उस जमीन खाली करके आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देना चाहते हैं कि वो वहां पॉपी की खेती करे। और ये जो ट्राइबल्स का राइट मांगने की बात है कि मैटीज को भी ट्राइबल राइट दीजिए, क्यों दीजिए? वो तो पहाड़ों पे रहते नहीं है, वो तो मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो आप उनको क्यों देना चाहते हैं ट्राइबल राइट? इसलिए कि इनको ट्राइबल राइट मिलेंगे तो इनको वो जमीनें खरीदने का इख्तियार और हक हासिल हो जाएगा, जो पहाड़ों पर जमीन खरीदने का हक इन्हें अभी हासिल नहीं है। और फिर वहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, अडानी साहब को, अंबानी साहब को बेच के वहां आप अफीम की खेती इनसे करवाएंगे, उनसे छीन लेंगे। तो ये भी तो एथनिक क्लींजिंग है। तो आप एक तरफ क्रिश्चियंस की एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, दूसरे जिले में आप मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। दोनों माइनॉरिटी हैं। अब सिख माइनॉरिटी की तो एथनिक क्लींजिंग आप कर नहीं पाएंगे, वो तो पूरे पंजाब में जाए, आप वहां से एथनिक क्लींजिंग करेंगे तो आपकी अपनी हो जाएगी। एक चीज ये कही जा रही है डॉक्टर साहब कि ये जो पूरा किया गया है, इसको राजस्थान, यूपी और ये नू, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, तो इसको करने के लिए पूरा, और दूसरा इसके साथ ये कि जो बड़ा इनका प्लान था वो फेल हो गया, क्योंकि जो किसान तबका था, जो हुकूमत खिलाफ, वो सामने आ गया उनके खिलाफ पूरा। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा अहम यही है। इन्होंने प्रोवोकेटिव वीडियोस डाले, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने, और बिट्टू बजरंगी को तो इन्होंने एफआईआर के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया। 250 लोगों को ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को गिरफ्तार किया, बिट्टू को नहीं किया, क्वेश्चनिंग करके छोड़ दिया। राजस्थान का बॉर्डर है और राजस्थान में इलेक्शन है। जी वही। तो इन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश की कांग्रेस के ऊपर, के कांग्रेस ने बेच के फिसाद करवाया। एक चीज तो ये है, हालांकि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे ये कि नू के जरिए आप जो वहां पर हिंदू है और किसान है, खास तौर पर जो जाट हैं, इस फिसाद के नाकाम होने की असल वजह ये इत्तेहाद था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जिसको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। अब वहां पर जो 80% आबादी है, जैसे हमने कहा, तो जो सरपंच हैं गांवों के, ज्यादातर मुसलमान चुने हुए हैं। वहां पर हिंदू तादाद में कम है गांवों में, मुसलमान तादाद में ज्यादा है। लेकिन इन सरपंचों ने इन हिंदुओं को और इन मुसलमानों को इकट्ठा करके और लाठियां लेके बाहर आ गए कि आओ देखते हैं कौन लड़ता है। 4 घंटे से ज्यादा फिसाद नहीं हुआ, विद इन 4 आवर्स जो है राइट खत्म हो गया। ये नाकामी थी सरकार की। और सरकार में इसलिए कह रहा हूं कि ये नाकामी असल में बीजेपी की सरकार है। तो खट्टर साहब का वहां इतना जबरदस्त विरोध है, इतनी मुखालफत है कि एक नजर कोई उनको चीफ मिनिस्टर वहां खुद बीजेपी के लोग भी देखना नहीं चाहते, वो उसका शिफ्ट करना चाहते हैं नैरेटिव। तो उन्होंने चाहा कि इस फिसाद, ऐसा कोई फिसाद करा के इसे हिंदू मुस्लिम बना दें। तो उस फिसाद को उस वक्त वहां उन गांव वालों ने नाकाम किया। इसलिए बिट्टू बजरंगी बाहर जाके रो रो के जो वीडियो डाल रहा है कि जयचंदों और जिहादियों का इत्तेहाद हो गया, वो बोला ना, तो ये जयचंदी भी उन्हीं किसानों को कह रहा है, गैर मुस्लिम किसानों को, और मुसलमानों को जिहादी ये लोग कहते ही हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो नहीं, उसने फिसाद को नाकाम किया। और अब जो इन्होंने फिर तिगरा गांव में जो कॉन्फ्रेंस की कि साहब हम यहाँ पे मुसलमानों को नहीं रहने देंगे और कोई खरीदा, उसके नतीजे में खापे सामने आ गई कि हम नहीं होने देंगे। तो ये जो मंसूबा इनका है, ये तो इनकी नाकामियों की दास्तान जो कर्नाटक से रकम होनी शुरू हुई है, ये उसका एक्सटेंशन है। ये मतलब एक तरीके से ये जो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, बौखलाए हैं, उस बौखलाहट में इन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई की और बेदरीग गिरफ्तारियां की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया। अब जब उसने ले लिया तो ये हाई हैंडेडनेस है सरकार की कि आपने बेंच बदल दिया। जिन जजेस ने वो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था, उनके हाथ से केस ही ले लिया आपने। आज सुनवाई होनी थी 11 तारीख को, 10 तारीख को आपने बेंच बदल दिया। कोर्ट में किसने बदल दिया, कैसे बदल दिया? सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह चल रही है। इसका मतलब ये हुआ। तो आज वो उन्होंने जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया केस। खैर, सरकार नाकाम हुई और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने
उस बड़े नुकसान से हरियाणा को बचाया जिसका नापाक मंसूबा आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बनाया था। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जिनसे हमने बात की, पार्लियामेंट पे बात की, और मणिपुर और फिर नूह पर आकर के, क्योंकि नूह को जो है एक बड़ा मंसूबा बनाया गया था कि इसको जलाया जाए, बल्कि पूरा हरियाणा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता रंग लाई, और मैं समझता हूँ कि यही बीजेपी की शिकस्त। बहुत बहुत शुक्रिया।